दोस्तों इस चैनल पे मैंने बहुत सारी ब्लैक मैजिक की कहानियां सुनाई और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्टोरीज ही अच्छी भी लगती हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें फेस करते आए हैं, या तो आपने या तो आपके क्लोज्ड वंस ने, आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को झेला है या इन चीज़ों को होते हुए देखा है। इसीलिए आप इन कहानियों से रिलेट भी करते हैं और इसीलिए ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये भी एक ब्लैक मैजिक स्टोरी है, पर अदर देन ऑल द स्टोरीज जो मैंने इस चैनल पे अभी तक सुनाई है, ये कहानी थोड़ी अलग है। ये ऐसी कहानी है ना, एंड में ये आपके दिमाग को हिला देगी भाई। तो मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे और एंड में मुझे बताना जरूर कि क्या आपका भी वही रिएक्शन था जो कि मेरा था। मतलब आई वॉज लिटरली दोस्तों, I was blown out of my mind. I had chills in my body. ऐसी कहानी है ये। पर हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको आपके एक फायदे की बात बताना चाहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा दैट आई डू ट्रेडिंग एज वेल, और ट्रेडिंग के लिए दोस्तों आई यूज पॉकेट ब्रोकर। सबसे पहले दोस्तों इसका जो डिजाइन एंड इंटरफेस है ये भी रिसेंटली चेंज हुआ है, जिसके बाद इसको यूज करना और भी ज्यादा प्रीमियम और स्मूथ हो गया है। पॉकेट ब्रोकर पे दोस्तों 19 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और हर महीने यहाँ पे 750 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस होता है। बिग नंबर्स राइट। इन नंबर्स की वजह से तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रस्ट होता है। और पता है ट्रस्ट को रिइंफोर्स और भी क्या चीज करती है? सो मेनी पॉजिटिव रिव्यूज। अगर आप देखेंगे तो इट हैज सो मेनी 5 स्टार रिव्यूज और पीपल आर लविंग इट। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि जब आप इसमें रजिस्टर करते हो तो आपको शुरुआत से अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इसमें रजिस्टर करते हो तो आपका एक डेमो अकाउंट खुलता है जिसमें आपको $50,000 वर्चुअल मनी मिलता है, जिससे आप एकदम रिस्क फ्री सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो और इंटरफेस को अच्छे से समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो चलो क्विकली आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा चैलेंज भी लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने अभी आपको अपने डेमो अकाउंट से 5,000 रुपये का प्रॉफिट करके दिखा दिया, तो अगले वीडियो में मैं अपने खुद के पैसे डिपॉजिट करके यहाँ पे लाइव आपको मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। सो गाइज मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बाय किया है मैंने, यहाँ पे देखना प्रॉफिट यहाँ दिखेगा आपको। ओह यस, ट्रेड वॉज सक्सेसफुल गाइज, $13,000 प्रॉफिट। यस, एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे दोस्तों देयर इज नो विड्रॉल फीस व्हाटसएवर। यानी जो भी पैसा आपने जीता है वो पूरा पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है विदाउट एनी कट्स। इस ऐप में दोस्तों पैसे डिपॉजिट करना ही बड़ा आसान है। यहाँ पे आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रिप्टो, बहुत सारे तरीकों से इंस्टेंटली अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आप मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां से जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। एंड अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट में आपको 100% बोनस मिलेगा। यानी कि आप जो भी अमाउंट डालेंगे वो इंटू 2 हो जाएगा। यानी कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डबल अमाउंट होगा। हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज बाय डी। दोस्तों ये कहानी, आज की जो कहानी है, हमें ताहिर ने भेजी है। ताहिर पंजाब का रहने वाला है। ताहिर की एक छोटी सी फैमिली है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप, वो और एक छोटा भाई यासिर भी है। ताहिर की एज 30 साल है और उसका छोटा भाई यासिर 27 साल का है। अब ताहिर और यासिर, इन दोनों के पिताजी का एक रेस्टोरेंट बिजनेस है जो कि बहुत बढ़िया चलता है। और ताहिर और यासिर दोनों बड़े होने के बाद अपने फादर के रेस्टोरेंट में ही उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। धीरे धीरे रेस्टोरेंट ग्रो करने लगता है तो इनकी फैमिली भी ग्रो करने लगती है। और सालों की मेहनत के बाद, सालों तक एक एक रुपया जमा करने के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ये लोग अपना खुद का घर खरीदने लगते हैं। नए घर की दोस्तों फीलिंग ये अलग होती है। इनकी पूरी फैमिली बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड थी। जो जिंदगी भर किराए पे रहे हो ना, उनको पता है फीलिंग कैसी होती है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग। तो जब ये लोग फाइनली घर खरीद लेते हैं तो उस घर की हाउस वार्मिंग कह लो या गृह प्रवेश कह लो, उसमें वो एक अच्छा सा फंक्शन करते हैं और अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने के लिए। सो दोस्तों फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन ये अपने नए घर की हाउस वार्मिंग करते हैं। सुबह अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है वो रखा होता है इन्होंने। और उसके बाद 2-3 बजे ही सब लोग ना खाने पीने की फिर तैयारों में जुट जाते हैं, क्योंकि शाम को इन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को खाने पे बुलाया होता है। तो करीबन 5-5:30 बजे के बाद सारे एक एक करके रिलेटिव्स आने लगते हैं और इन्होंने जितने भी रिलेटिव्स को बुलाया होता है सब आते हैं। अब इनके जो पिताजी होते हैं उनका एक भाई होता है, उनकी वाइफ होती है राबिया, और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। ये लोग भी आते हैं। अब ताहिर बताता है कि बहुत ही हैप्पी डे था। सारे रिलेटिव्स आए, बातें हुई, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, खूब सारे गिफ्ट्स आए, हंसना, खाना पीना, नाचना गाना
सब ने बहुत इंजॉय किया। इट वॉज लाइक अ स्मॉल फेस्टिवल फॉर ताहिर एंड हिज फैमिली। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सारे लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए तो ये ताहिर और उसकी फैमिली ने अपना फ्रेश वगैरह हुए और फिर एक साथ ही लोग बैठे और इन्होंने एक एक करके गिफ्ट्स खोलने शुरू करे। दे वर वेरी एक्साइटेड। अब ये एक एक करके सारे गिफ्ट्स खोलने लगे। कई सारे गिफ्ट्स में ना नाम था, पर कई सारे गिफ्ट्स में नाम भी नहीं था, पर इनको क्या फर्क पड़ता था, बिकॉज दे वर टू एक्साइटेड। अलग अलग चीजें गिफ्ट में मिली थी। किसी ने इनको पेंटिंग दी थी, किसी ने चॉकलेट का बॉक्स दिया था, किसी ने मिठाइयां दी थी, किसी ने क्रॉकरी सेट दिया था। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स थे, पर उन सारे गिफ्ट्स में एक गिफ्ट ऐसा था जो कि बहुत एल्योरिंग था और उस एक गिफ्ट ने सारी की सारी फैमिली का अटेंशन ग्रैब कर लिया था। वो दोस्तों एक काफी बड़ा गिफ्ट था, इनफैक्ट सबसे बड़ा गिफ्ट था वो। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि गिफ्ट लाया कौन होगा, क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं था। देन एक्साइटमेंट में उसे खोलते हैं और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत खूबसूरत टर्किश रग। अगर आपको नहीं पता कैसा होता है तो मैंने फोटो लगाई है, एग्जैक्ट ये फोटो थी। और ये जो फोटो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, ये रियल फोटो है। ये रियल फोटो जो ताहिर ने हमें भेजी है, एग्जैक्ट उस रग की। अब ये रग देख के ना बाकी सब लोग तो खुश हुए, पर इसकी माँ बहुत खुश हो गई। लेडीज को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती है ना दोस्तों। खैर ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। देन इसके बाद क्योंकि लोग थोड़े थक गए थे तो ये कहते हैं अब बाकी चीजें बाद में करेंगे, सामान वामान सब वैसे ही छोड़ देते हैं। देन ये लोग सोने चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग साफ सफाई होती है, पर इनकी जो माँ थी उनको तो भाई उनके दिमाग पे तो रग का फितूर चढ़ गया था। उनको था कि बस कहाँ इसको सेट करूं, मैं कहाँ बिछाऊं। लाइक होता है ना बच्चे के हाथ में खिलौना मिल जाता है, लिटरली वो उस रग के लिए इतनी ज्यादा क्रेजी हो गई थी। ताहिर बताता है कि उसको अभी भी याद है कि उस दिन संडे था और ये सारे लोग फ्री थे और बड़े ही मतलब एकदम होता है ना खुशी के माहौल में थे। तो सारी चीजें ये लोग ना कुछ खुद भी खरीद के लाए थे, सजाने की चीजें, कई सारी चीजें ने गिफ्ट्स मिली थी। तो ये एक एक करके चीजों को, डेकोरेटेबल्स जितने भी होते हैं उनको सजाते हैं। और उसके बाद इसकी जो माँ है उस रग को लिविंग रूम में बिछाती है, काउच वगैरह उठाती है, टेबल करती है, उठाती है, फिर रग बिछा के फिर सारी चीजें उसके ऊपर अच्छे से प्लेस करती है। और क्या लग रहा था वो रग, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था उस रूम की खूबसूरती पे 4 चांद लगा दिए उसने। और दे वर वेरी हैप्पी। ताहिर बताता है कि भाई यकीन नहीं हो रहा था कि वो हमारा घर है। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम। खैर दिन में ये लोग काफ़ी फिर टायर्ड वगैरह हो जाते हैं। देन ये रेस्ट करते हैं और उसके बाद एकदम से इनके पिताजी का प्लान बनता है कि यार चलो आज कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। तो फिर ये फटाफट रेडी होने लगते हैं। अब ताहिर की माँ पहली बार ड्रेसिंग टेबल अपनी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही है, तो जैसे वो ड्रॉर खोलती है उनको वहीं छोटा सा गिफ्ट मिलता है। अब वो देखती है गिफ्ट किसने दिया होगा। वो ताहिर को आवाज़ लगाती है, ताहिर ताहिर ये गिफ्ट तूने रखा है क्या बेटा यहाँ? नहीं माँ मैंने नहीं रखा, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे आपने रखा है क्या? नहीं नहीं मैंने भी नहीं रखा ये। अब जब पापा ने मना कर दिया, ताहिर ने मना कर दिया, तो वो बड़ी कंफ्यूज होती है कि यार ये गिफ्ट किसने रखा होगा। फिर ताहिर बोलता है, अरे मम्मी इतने सारे गेस्ट आए थे, इतने बच्चे थे, किसी बच्चे ने शैतानी करने के लिए गिफ्ट रख दिया होगा वहां पे। क्यों परेशान हो? तो खोलो, गिफ्ट ही तो है, खोलो देखो क्या है इसमें। अब जैसे ही वो गिफ्ट खोलते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर एक नेकलेस था और उसमें मतलब इट वॉज क्वाइट हैवी, काफी अच्छी क्वालिटी का था। इट वॉज लुकिंग एंड फीलिंग वेरी एक्सपेंसिव। और ये हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसा गिफ्ट, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन दे सकता है। अब ताहिर की मॉम सोचती है किसने भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है, पर है कितना खूबसूरत। वो सोचती हैं कि आज इसे पहन के जाती हूँ बाहर। उसके बाद फिर वो पहन लेती हैं नेकलेस और ये लोग फिर बाहर जाते हैं। अब ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, एज यूजुअल वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। दे हैड अ गुड टाइम। और उसके बाद फिर ये लोग घर वापस आते हैं। अब जैसे ही दोस्तों ये लोग घर वापस आते हैं, वैसे ही इनकी माँ को घर आते ही वॉमिटिंग हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं था कि गाड़ी से उनको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा नॉइज़िया हो रहा, कुछ नहीं। गाड़ी में शी वॉज हैप्पी, खिड़की खोली थी, हवा आ रही है, शी वॉज एंजॉइंग म्यूजिक, बहुत बढ़िया था। पर जैसे ही वो घर के अंदर पैर रखती हैं उनको वॉमिटिंग हो जाती है। और अब वॉमिटिंग के साथ साथ उनकी तबीयत थोड़ी और बिगड़ने लगती है। उनको बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। वो लिटरली अपना सर को ऐसे पकड़ के ना बैठ जाती है। लिटरली इतना उनको पेन हो जाता है कि मतलब उनसे बोला तक नहीं जा रहा होता है। अब इसके फादर उनको आके दवाई वाई देते हैं, जैसे घर पे होता ही है फर्स्ट एड, तो नॉर्मल दवाई दे देते हैं। और सबको ये लगता है कि शायद इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। यासिर अपनी माँ को देख के बोलता है हंसते हंसते कि तभी कहते हैं मम्मी इतना सुंदर नहीं लगना होता, और पहनो नेकलेस, लग गई ना नजर, अब भुगतो। अब दोस्तों यासिर जो मजाक में बात बोल रहा है ना, उसको पता भी नहीं है इस पॉइंट पे कि ये बात कितनी सच बोल रहा है वो। और बाद में उसको पता चलेगा कि कैसी और कितनी खतरनाक नजर लगी थी। अभी आप कहानी सुनते जाओ आगे। अब अगले दिन सुबह होती है और ताहिर एग्जैक्टली 8 बजे अपने टाइम से उठ जाता है। अब अक्सर ऐसा होता था कि ताहिर 8 बजे उठता था या फैमिली में बाकी मेंबर्स भी उठते थे, पर इनकी जो माँ है वो इनसे पहले उठ जाती थी। किचन में इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करती थी, सारी चीज़ें तैयारी वगैरह कर लेती थी। पर आज ही इन जाता है नीचे तो देखता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, किचन में कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद ये अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है तो ये देखता है कि पापा मम्मी दोनों सो रहे हैं। अब ताहिर यही सोचता है कि यार थक गए होंगे बेचारे। तो ताहिर ने छत में ना अपना ट्रेडमिल वगैरह रखी होती है, तो छत पे जाता है, ट्रेडमिल वगैरह करता है। और आधे घंटे ट्रेडमिल करने का जब वो नीचे आता है तो उसको किचन से आवाज आ रही होती है खटर पटर की। उसको लगता है चलो मम्मी उठ गई है। जब वो किचन में जाता है तो वहाँ उसके फादर होते हैं। वो बोलता है अरे पापा आप, मम्मी नहीं उठी?
उठी क्या? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि दिनी उठ गई है, पर यार उसको बड़ी कमजोरी हो रही है, जा देखा उन्हें। अब ताहिर जब रूम में जाता है तो वो देखता है उसकी माँ तो यार बड़ी बीमार सी है, बड़ा उनका चेहरा उतरा हुआ है। वो उनका फीवर चेक करता है, कोई फीवर नहीं होता। वो पूछता है कि आपको वॉमिटिंग हुई रात को? वो बोलती नहीं, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, पर वो बताती कि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है और पैरों में स्पेशली बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब ताहिर को ये देख के बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि वो कहता है यार कल तक तो मम्मी इतना उछल कूद रही थी, एक एक गैस से मिलना, ये करना वो करना, और आज बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पा रही है। ये सारा सामान इन्होंने खुद लगाया, डेकोरेशन सामान, गिफ्ट्स खोलना, घर सेट करना, सब खुद से किया। किचन गार्डन इन्होंने जबरदस्ती सामान मंगवाया हुआ है, वो सारा सामान आके रखा हुआ है। वो इनका प्लान था कि मैं खुद बनाऊंगी, पर आज मतलब ये हिल ही नहीं पा रही है। अब खैर उसको ये भी लगता है कि हो सकता है ओवर एक्सर्शन इन्होंने कर दिया, पर वो बोलता है डॉक्टर को दिखा लेते हैं। वो अपने पापा और यासिर से कहता है कि आप दोनों रेस्टोरेंट चले जाओ, आप लोग काम देख लेना, मैं मम्मी को जरा अस्पताल दिखा लाता हूँ। यासिर और उसके फादर फिर अपना रेस्टोरेंट काम पे चले जाते हैं और ये अपनी मम्मी को फिर तैयार करता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अब जब वो उनको उठा रहा होता है ना, वो देखता है कि माँ के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है, खड़े होने तक की ताकत नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से ताहिर फिर किसी तरह से उनका हाथ ऐसे सर पे लेता है, ऐसे लेके उनको उठा के जाके किसी तरह से गाड़ी में बैठाता है और फिर उनको अस्पताल लेके जाता है। अब हॉस्पिटल में चलो उनको व्हील चेयर मिल जाती है, तो व्हील चेयर में बैठ के फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उनकी हालत देखता है तो डॉक्टर उनसे स्वाभाविक तौर पे सवाल वगैरह पूछता है। तो वो डॉक्टर को बताती हैं कि मेरे को वीकनेस हुआ ही, पर मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल पैर नहीं रख पा रही हूँ मैं। तो फिर डॉक्टर उनके एक्सरेज वगैरह शेड्यूल करवाता है। इसी बीच ताहिर अपने पिताजी को भी बुला लेता है, यासिर वहीं रेस्टोरेंट में होता है। जब तक पिताजी आते हैं तो एक्सरे वगैरह हो गए होते हैं, रिपोर्ट आ जाती है। अब डॉक्टर जब एक्सरे और नेसेसरी टेस्ट वगैरह देखता है तो वो इनको बताता है कि इनके जॉइंट में कार्टिलेज काफी वियर आउट हो रहा है और ये अर्ली स्टेज अर्थराइटिस के साइंस हैं। अभी कंडीशन मैनेजेबल है, दवाइयाँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगा। साथ में फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी होगी। ये ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, पर दवाइयाँ वगैरह और इलाज ढंग से कराना पड़ेगा। अब ये लोग दवाई वगैरह और जो भी डॉक्टर इनको बताता है वो सब लेके ये लोग घर आ जाते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। पर अब 2 हफ्ते हो चुके थे, दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बट शी वॉज नॉट गेटिंग एनी बेटर। उनकी हालत वैसी ही थी, थोड़ी खराब जो उल्टा हो गई थी। ताहिर बताता है कि रोज उसकी मम्मी दर्द से रोया करती थी, दवाई देते थे तो 1 आध घंटे तक बिहेरेबल होता था पेन, पर उसके बाद फिर से उतनी इंटेंसिटी से उतनी तकलीफ होती थी। कई बार इसके बाद डॉक्टर्स के पास ये लोग गए, पर डॉक्टर्स ने जो कुछ भी ट्राई किया इनकी कंडीशन ठीक हुई नहीं, वर्स से वर्स ही होती गई। और एंड में डॉक्टर ने बोला कि यार अब हमें इनकी ना सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ताहिर और उसकी फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग था कि 2 महीने पहले तो शी वॉज जस्ट फाइन, हमें घर में शिफ्ट हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी सी तो खुशियां मिली थी और उसमें ये सब बीच में क्या हो रहा है। ताहिर बोलता है कि वो ही वॉज ऑल्सो कंफ्यूज्ड और उसका लिटरली दिल टूट रहा था हर दिन। अब दोस्तों डॉक्टर सर्जरी की डेट दे देते हैं और उस डेट में 1 हफ्ते का टाइम था, पर ये जो 1 हफ्ता था ना, ये इन लोगों के लिए हॉरिफाइंग था। अब यहाँ से दोस्तों कहानी इतनी खतरनाक होने वाली है ना। अब ताहिर बताता है कि इसी के अगले दिन, सर्जरी की डेट देने के नेक्स्ट दिन ही, रात के करीबन 8 बज रहे थे और डिनर की तैयारी चल रही थी घर में। इसकी मॉम पैर ऐसे सीधे करके सोफे पे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी वो, और किचन में यासिर और इसके फादर दोनों मिलके कुकिंग की तैयारी कर, मतलब खाने की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन। अब इनकी जो फैमिली दोस्तों, इस फैमिली में ताहिर, यासिर और इनके पिताजी तीनों लोग घनघोर नॉन वेजिटेरियन है, पर इनकी माँ ने बचपन से आज तक कभी नॉनवेज खाया तो क्या टच तक नहीं किया। तो कभी भी इनके लिए नॉनवेज वगैरह बनता था तो इनकी माँ बिल्कुल किचन में जाती भी नहीं थी। वो कहती थी मेरे को घिन आती है, तुम बनाओ, तुम खाओ भैया, मेरे को दूर रखो इससे। कि माँ बस रोटी चावल वगैरह तैयार कर देती थी, पर चिकन को कभी टच नहीं करती थी। पर उस रात पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने ताहिर के फादर को बोला, सुनो मेरे लिए मुर्गा लाओ। ताहिर के पापा कहते हैं मतलब तू कब से मुर्गा खाने लगी? तो उसके बाद वो इतनी बदतमीजी से और रूडली बोलती है, मेरे लिए मुर्गा ला। ताहिर के पापा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बोल रही है, क्या मुर्गा कब से खाने लगी भाई? पर इतनी सी बात में वो इतनी अग्रेसिव हो जाती है, वो अपने हाथों को अपनी चेस्ट पे मारते हुए बोल रही होती है, मुर्गा ला कह रही हूं मैं। अब वो देखते ही ये तीनों लोग समझ गए थे, ताहिर, यासिर और उसके पिताजी, कि कुछ तो गलत है भाई। पर उन्होंने समय से बोला, अच्छा ला रहे हैं, तो शांत तो हो, ला रहा हूँ भाई, तू टीवी देखना, टीवी देख, ला रहे हैं मुर्गा तेल ले। और जैसे उन्होंने बोला वो बस स्माइल करके टीवी देखने लग गई और टीवी में कुछ आ रहा तो देख के हंसने लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब करीबन 1.5 घंटे बाद खाना वगैरह बन जाता है, तो ताहिर के पिताजी, यासिर, ये सब लोग खाने को अच्छे से सर्व कर देते हैं डाइनिंग टेबल में। ऐसी सब्जी होती है, चिकन वगैरह होता है। जैसे ही चिकन ये लोग टेबल में रखते हैं, इनकी माँ उठ के आती है और फटफट से चिकन अपनी प्लेट में डाल के खा लेती है। अब सबसे हैरानी की बात ये तो थी कि वो चिकन खा रही है, पर ये कि उठ कैसे गई भाई? ये तो पैर ही नहीं टिका पा रही है इतने दिनों से। ये उठ के आ गई और बिल्कुल ऐसे जानवर होता है ना भूखे, वैसे आके खा रही है। खाते खाते बर्तन छोड़ के कुकर उठा लेती है और कुकर से खाने लग जाती है। यासिर बोलता है, मम्मी क्या कर रही है?
पर तभी इनके फादर बोलते हैं यासिर, जैसे उनको कुछ ऐसा पता हो जो शायद इनको नहीं पता हो। अब ये तीनों चुप हो जाते हैं। तो इनकी माँ पूरा चिकन खाती है और उसके बाद वो उठती है और रूम में चले जाती है। एंड ऑब्वियसली ये लोग बहुत शॉक में होते हैं। ताहिर बताता है कि वो अंदर ही अंदर से ही वॉज क्राइंग, क्योंकि बचपन से वो अपनी माँ से बहुत क्लोज रहा है और जितने अच्छे से वो उन्हें जानता है शायद कोई और नहीं जानता। वो हैरान था उनका बिहेवियर देख के, उनको इस हालत में देख के। उसको पता था कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। ये लोग चुपके उस रूम में जाके देखते हैं कि वो क्या कर रही है। वो देखते हैं कि वो तो सो रही है, पर सबसे अजीब बात दोस्तों ये थी कि वो सो तो रही थी पर बेड पे नहीं, बेड के नीचे। अब क्योंकि ये लोग भी काफी यार डर गए होते हैं इस पूरे एपिसोड से, ये मुर्गा खाने वाले एपिसोड से, तो ये लोग उनको उठाते नहीं है। कहते हैं मम्मी अब जहाँ सो रही है सोने दो, कोई नहीं, छोड़ो। सुबह वो उठती हैं और फिर 1-2 दिन दोस्तों, आने वाले 1-2 दिन तक उनकी जो तकलीफ है ना वो थोड़ी बेटर, मतलब उनकी हालत थोड़ी बेटर हो जाती है। हाँ ये था कि वो थोड़ी चुप ज्यादा थी, जैसे एकदम शांत हो गई हो, पर दर्द वगैरह तकलीफ, उनकी जो क्रिबिंग वगैरह थी वो काफी कम हो गई होती है। और करते करते 1 हफ्ता भी बीत जाता है और उनकी सर्जरी की डेट आ जाती है। ये सारे लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सर्जरी होती है और शुक्र है ऊपर वाले का कि उनकी सर्जरी ठीक होती है। अब इसके बाद ऑब्वियसली सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक डॉक्टर उनको हॉस्पिटल में रखता है और करीबन 1 हफ्ते बाद उनको डिस्चार्ज करके लोग फिर घर लाते हैं। अब इस दौरान माँ की सर्जरी वगैरह तो हो ही रही थी, इसके पहले माँ का बिहेवियर भी अजीब था। ये चीजें कम थी कि अब इनके बाप ने भी अजीब से बिहेव करना शुरू कर दिया था। सर्जरी के बाद पूरा 1 हफ्ता इनके पिताजी 1 दिन भी अस्पताल नहीं आए। 1 बार भी उन्होंने कॉल करके चेक नहीं किया कि तुम्हारी माँ कैसी है या उसके क्या हाल है, ठीक है, दर्द है, कैसी रही सर्जरी, क्या रही। नो, ही जस्ट वैनिश्ड। कहाँ उनकी वाइफ की सर्जरी हुई है, उनको कंसर्न होना चाहिए, बट वो तो कॉल करते ही नहीं थे कभी। ताहिर और यासिर जब कॉल करते थे तो 20 बार कॉल करने में 1 बार कॉल उठाते थे। इनको जब अजीब लगा तो यासिर गया दुकान में, रेस्टोरेंट में देखने के लिए। जब ये रेस्टोरेंट गया तो इनके पिताजी ने इनको डांट के बड़े बदतमीजी से भगा दिया कि दोबारा मत आना, अस्पताल में रहो। और उसके बाद फिर ये ऑब्वियसली अस्पताल में आ गए। अब जब ये लोग बारी बारी से घर जाते थे फ्रेश होने, नहाने धोने, तो ये देखते थे कि इनके पिताजी रात को या अर्ली मॉर्निंग सुबह घर पे होते ही नहीं थे। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताहिर और यासिर जब सर्जरी हुई थी तो अभी अस्पताल में अकेले पड़ गए। तो इनको लगा कि इनके पिताजी बिजनेस वगैरह देख रहे हैं, बेचारे वो कैसे आएंगे। तो इन्होंने अपने फादर को रिक्वेस्ट करी कि चाचा चाची को कह दो, वो आ जाएंगे, उनके आने से थोड़ा साथ हो जाएगा। पर इनके पिताजी ने बस ये बोल के बात खत्म कर दी कि वो बोल रहे हैं उनके बच्चों के स्कूल हैं, पढ़ाई वढ़ाई का हर्जा होता है, वो नहीं आ पाएंगे। अब इनकी लाइफ में ना सब कुछ एकदम से खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो यासिर और ताहिर दोनों अपनी माँ के साथ बिल्कुल अकेले हो गए, ना कोई पूछने वाला था और ना ही कोई खबर लेने वाला। तो अब दोस्तों आ जाते हैं उस दिन जिस दिन इनकी माँ का डिस्चार्ज होता है। और वो ऐसा दिन था जिस दिन इनकी जिंदगी लिटरली बिखर गई टुकड़ों में। ताहिर और यासिर अपनी माँ को डिस्चार्ज करते हैं और ये घर ले आते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं घर में कोई नहीं होता, तो ये अपनी माँ को गाड़ी से बड़ी मुश्किल से उठा के बेड पे लेटाते हैं और फिर उनको जो दवाइयाँ और जो उनकी थोड़ी सेवा वगैरह होती है वो करने लगते हैं। ये वेट कर रहे होते हैं अपने पिताजी के आने का, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे होते हैं जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, इनके पिताजी आएंगे, इनसे गले लगेंगे और सीधे माँ की खैरियत वगैरह करेंगे। बहुत प्यार था इनके माँ बाप में ना, तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होगा। पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इनके फादर आते हैं और कहाँ तो वो अपनी बीवी को देखें आके, वो सीधे आके फुल एग्रेशन में इनसे बोलते हैं, ऐसा है 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के टाइम में इस घर से निकाल लेना अपनी मनुष्य शक्ल, कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, घर लो कहीं और निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं? पापा हमारा भी घर है ये। कोई तुम्हारा घर नहीं है, पूरा घर मैंने अपने पैसों से लिया है, तुम्हारा कोई हक नहीं इस घर पे। इस घर पे सिर्फ मेरा हक है और इस घर से अगर तुम गए नहीं ना, पुलिस में कंप्लेन करूंगा। मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगा, तू नहीं बताएगा मुझे। अब ये सुन के यासिर और ताहिर की माँ रोने लगती वहां पे और उसके बाद उनकी और उसके फादर की दोनों की बड़ी बहस होती है, बड़ी देर तक लड़ाई होती है। पर अंत में पता नहीं क्यों इनकी माँ एकदम हार सी मान लेती है और वो बस इन दोनों को देख के बोलती है, बेटा कोई नहीं, लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम कहीं और घर देख लेंगे। अब यासिर और ताहिर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 2 महीने पहले दे वर वेरी हैप्पी, इनका परिवार बहुत खुश था, साथ में प्यार था। पर ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनकी माँ तो माँ, इनके बाप को क्या हो गया है? और ये सब जब हो रहा था, इनका बाप इनको बोलता है, 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, चले जाना मेरे आने तक। और उसके बाद वो अपने बैग में 2-3 कपड़े डाल के कहीं चले जाते हैं, उनको उसी हालत में छोड़ के। लिटरली ताहिर वॉज क्राइंग, यासिर वॉज क्राइंग, इनकी माँ भी रो रही थी और वो आदमी मुड़ के नहीं देखा उसने, जैसे वो इनका बाप हो ही ना, कपड़े डाले और चलता बना। ताहिर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर इसके बाद वो लोग घर छोड़ के तो नहीं जाते, पर धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। हर दिन वहां लड़ाई होती थी, घर का माहौल खराब हो चुका था।
1 महीना हो चुका था। घर में एक दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन उस घर में कलेश ना हुआ हो, लड़ाई ना हुई हो। ताहिर, यासिर और उनके पिताजी की लड़ाई। इनकी माँ तो एकदम साइलेंट हो चुकी थी। उन्होंने बोलना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। वो हर समय बस चुप रहती थी और ऐसा लगता था जैसे उनके मुंह में जबान ही नहीं है। धीरे धीरे यासिर और ताहिर का उस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था। एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो गया था। ताहिर बताता है कि भाई मैं उस घर में जब जाता था मुझे सांस ही नहीं आती थी। ऐसा घर जो कि हमारे सपनों का घर था, काट रहा था, उसे खा रहा था। थक हार के इन लोगों ने एक घर किराए पे ले लिया। वो एक 3 BHK घर था और जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उसी पल ये लोग घर आए और वहां से अपने भाई का और अपनी माँ का सामान लेके उस घर में शिफ्ट हो गए। वो घर में जाके पहले दिन रहे। उनकी माँ तो बस रो ही रही थी। शी वॉज इन शॉक। और ये चीज कम नहीं थी कि घर में पहुंचते पहुंचते उनके पास एक लिफाफा आता है। लिफाफा खोलते हैं तो वो देखते हैं उस लिफाफे के अंदर डिवोर्स के कागज हैं। ताहिर बताता है दोस्तों कि उस टाइम वो इतना लाचार और इतना बेबस था क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही हिम्मत थी और ना ही एनर्जी थी कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में केस करे, लड़े। और उसकी माँ स्पेशली वो बीमार भी थी, उसमें दम ही नहीं था, उनकी माँ में ताकत ही नहीं थी। तो उन्होंने बस वो पेपर साइन कर दिया और इतने सालों का रिश्ता एक सिग्नेचर से और एक कागज से खत्म हो गया। अब ये मोमेंट था जब या तो आप खत्म हो जाते हो टूट के या फिर आप फाइट बैक करते हो। ताहिर और यासिर उस दिन प्रण ले लेते हैं कि भाई अब अपने पैरों पे खड़े होंगे और दोबारा उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे थे और उससे बेहतर ही कुछ करेंगे। पर समाओ लड़के हैं, जवान लड़के हैं, बाप ने इतनी बेदर्दी उनके साथ करी। वो जानना चाहते थे कि ये क्यों करा। तो वो लोग चाहते हैं घर और वो चाहते थे कि उनका बाप एक बार उनसे बात करे, उनको बताए कि क्या रीजन है सब चीजों का। पर जैसे वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं घर के अंदर एक औरत खड़ी होती है और जैसे उस औरत को देखते हैं ये समझ जाते हैं कि इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो वहां से मुड़ते हैं और उसके बाद वो कसम खाते हैं कि मुड़ के कभी इस घर में नहीं आएंगे। अब वहां से जब वो घर वापस जा रहे होते हैं उनका दिल टूट चुका होता है। उनका अपना बाप उनके साथ इतना निर्दयी और ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, वो भी शायद किसी पराई औरत के लिए, वो भी एकदम से। कहीं ना कहीं इनको दिल में कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था कि ये जो भी चीजें इनके साथ हो रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले इनकी माँ, फिर सडनली इनका बाप, ऐसा कैसे हो सकता है। पर इनके पैरों से ना दोस्तों जमीन खिसक जाती है जब ये घर पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि घर में इनकी माँ रूम में खड़ी है और वो मुंह से ना कुछ मरमर कर रही है, मतलब कुछ बोल रही है वो हल्के हल्के मुंह में। और ये करते हुए वो अपने बाल काट रही है। अब ये जैसे अपनी माँ को देखते हैं दौड़ के जाते हैं रूम में और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते हैं। पर जैसे वो रोकने की कोशिश करते हैं चीजें इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं, ऐसी हाथापाई हो जाती है कि उसकी माँ गुस्से में या पता नहीं वो एग्रेशन में वो जो चाकू है ना जिससे अपने बाल चॉप कर रही होती है वो लिटरली यासिर के ऑलमोस्ट कंधे में घोंप देती है। यासिर दर्द से चीख पड़ता है और ताहिर एकदम से उसको पकड़ता है यासिर को और खींच के रूम से बाहर करता है और बाहर से कमरा लॉक कर देता है। ताहिर उस समय कुछ नहीं सोचता और यासिर को वो हॉस्पिटल लेके जाता है इमरजेंसी में। फॉर्चुनेटली ताहिर बोलता है कि उसके बाप ने गाड़ी दे दी थी इनको, इतना रहम कर दिया था और उस गाड़ी से ये लोग फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बहुत डीप कट नहीं था यासिर को, पर वो जो कट था ना उससे खून बह रहा था। डॉक्टर ने घाव देख के बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह करी और उसके बाद थोड़ी दवाइयाँ वगैरह देके इनको घर भेज दिया। ये लोग जब अस्पताल से घर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो माँ है अंदर से जोर जोर से रो रही है और रो रो के बस बोल रही है कि बेटा ताहिर, यासिर दरवाज़ा खोल दे बेटा। जब भी देखते हैं कि मम्मी रो रही है तो बेचारे फिर दरवाज़ा खोलते हैं। जो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं इनकी माँ दौड़ते हुए आती है और यासिर को गले लगा लेती है और फिर फूट फूट के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद फिर ये अपने लिविंग रूम में बैठते हैं और इनकी माँ इनके लिए खाना बनाने जाती है। अब जब वो खाना बना के लाती है, खाना देख के इनके होश उड़ जाते हैं। वो खाने में नॉन वेज था और नॉन वेज दोस्तों मुर्गी का नहीं था, बकरी का नहीं था, वो कबूतर का गोश्त था। देख के ही पता लग रहा था कि वो कबूतर है। अब इनकी माँ इनके सामने कबूतर परोसती है और इनको लिटरली उल्टी आने जैसा होता है। पर ये एक दूसरे को देखते हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं, आंखों आंखों इशारा करते हैं, बिना कुछ बोले वो उठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। और इनकी माँ कोई रिएक्ट नहीं करती। ये समझ चुके थे कि भाई 100% कुछ ना कुछ गलत हुआ है इनके साथ, किसी ने इनके साथ कुछ तो गलत कर दिया है, इनकी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। ये कमरे में जाते हैं और कमरे से ना ये लोग बस दरवाजे, वहाँ पे एक खिड़की होती है छोटी सी जिसमें एसी लगता है ना, वैसी खिड़की सी होती है और वहाँ से लिविंग रूम देखते हैं। तो ये हल्का सा खिड़की को खोल के लिविंग रूम को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी माँ नॉर्मल खाना खा रही है। उसको मतलब वो कबूतर वो ऐसा खा रही है जैसे बिल्कुल नॉर्मल मुर्गी उर्गी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और वो जो कबूतर है, ताहिर बताता है कि उस कबूतर पे ना पूरे पंख लगे हुए थे, तभी तो उनको पता चला कि कबूतर है वो। अब ये लोग खिड़की बंद करते हैं और ये लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं और ये बस एक दूसरे को देख के ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सहम जाते हैं। आप खुद इमेजिन करो दोस्तों, कोई आपके घर में ऐसा करे,
आप कैसा लगेगा आपको, आप उस घर में अकेले हो उस इंसान के साथ और वो आपकी माँ है और वो ऐसी ऐसी ऐसे जानवरों की तरह हरकतें कर रही हो, खुद का आपा खो दे रही हो, कबूतर खा रही हो। ताहिर बताता है कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। अब उसी घबराहट डर में सुबह के टाइम करीबन 4-5 बजे इनकी आंख लग जाती है। इनकी जब आंख खुलती है तो ये देखते करीबन 8 बजे हैं। ये लोग बड़े डरे डरे रूम के बाहर निकलते हैं, पर ये देखते हैं कि इनकी माँ इनको कहीं दिखती नहीं है। पहले ये एक रूम में देखते हैं, दूसरे रूम में देखते हैं, फिर तीसरे रूम में भी देखते हैं, पर वहाँ पे इनकी माँ मिलती नहीं इनको। अब ये एकदम से घबरा जाते हैं, ये सोचते हैं यार कहाँ चलेगी पता नहीं। तो ये जैसे बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर के बाहर ना एक छोटा सा लॉन होता है, छोटा सा। इनकी माँ उसमें लेटी हुई है और उनके ना पूरे मुंह में, कपड़ों में ना कुछ गंदा गंदा से लगा हुआ है, कैसे काला काला सा। जब ये थोड़े पास जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि ये कुछ और नहीं है, ये खून है, क्योंकि उससे बदबू आ रही होती है खून की। और इनको पता चल जाता है 1 सेकंड के अंदर कि किसका खून है। इनकी माँ के बगल में ही एक मरी हुई बिल्ली पड़ी होती है, उसका पूरा पेट फटा हुआ होता है और इसकी माँ के पूरे हाथ ना एक खून से सने होते हैं, कपड़े और मुंह में भी खून लगा होता है। ताहिर बोलता है मम्मी मम्मी, और जैसे ही इनकी माँ आवाज़ सुनती है वो उठती है और वो एकदम से रोने लगती है और उसके बाद वो मरी बिल्ली को उठाती है और उसको लेके घर के अंदर जाती है। दोनों भाई अपनी माँ को देख रहे हैं, वो एक मरी बिल्ली लेके घर के अंदर चली गई है, खून से सनी हुई। ये बहुत डर गए होते हैं। इनके ना एक मौलवी साहब होते हैं जो बहुत सालों से इनके परिवार को ब्लेस कर रहे होते हैं, उनसे मिल रहे होते हैं लोग। तो ये सोचते हैं यार क्या करें, सबसे पहले उन्हीं के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको सारी बातें बताते हैं। मौलवी साहब इनको घर ले चलने के लिए कहते हैं, तो ये मौलवी साहब को लेके अपने घर पहुँचते हैं। अब घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले ताहिर, यासिर और मौलवी साहब तीनों इसकी माँ के रूम में जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पे इनकी माँ आराम से सो रही होती है। मौलवी साहब उन्हें पहले से जानते हैं तो वो आवाज़ मारते हैं, नूरीन नूरीन, पर वो बिल्कुल उठती नहीं है, रिएक्ट नहीं करती। जब आवाज़ मारने पे भी उनकी माँ कोई रिएक्शन नहीं देती तो मौलवी साहब उन्हें आँखों में ही चुप होने का इशारा करते हैं, बिल्कुल शांत होने के लिए। उसके बाद वो कमरे के कोने में जाते हैं, वहाँ पे आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलते हैं और ज़ोर ज़ोर से घर के चारों कोनों में ताली मारते हैं। और जैसे ही वो ताली मारते हैं, पता नहीं क्या होता है, इनकी माँ एकदम से उठती है और गुस्से में मौलवी साहब की तरफ चार्ज करती है। एकदम से वो चार्ज करती है और फिर वो खड़ी हो जाती है और मौलवी साहब बिल्कुल अनफेज्ड होते हैं इससे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताहिर बताता है कि वो बहुत घबरा चुके होते हैं, पर वो मौलवी को देखते हैं, मौलवी साहब बड़े शांत होते हैं और वो आंखें बंद करके कुछ मनी मन मुँह में कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं। वो बस ताहिर और यासिर को हल्के से बोलते हैं, आंखों में मत देखना, आंखों में मत देखना, और बस उसके बाद वो अपना पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। अब मौलवी साहब पढ़ रहे होते हैं और उसकी माँ का जो गुस्सा है ना, वो दिख रहा होता है कि वो बढ़ रहा है। और जैसे ही वो कुछ पढ़ना बंद करते हैं, पता नहीं क्या होता है, इसकी माँ को गुस्से में भागती है और कमरे से वो मरी हुई बिल्ली की बॉडी को निकालती है और भाग के जाके किचन की ज़मीन पे बैठती है और उस बिल्ली को पकड़ के जोर जोर से अजीब सी आवाज़ में, बहुत ही भारी आवाज़ में बोलने लगती है, ऐसे ही फाड़ दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। और फिर उस बिल्ली को वो कच्चा चबाने लगती है। उस बिल्ली की बॉडी एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो गई होती है, पर वो जानवरों की तरह, जंगली जानवरों की तरह उसको काटने लगती है। ताहिर बताता है कि भाई सांस नहीं आ रही थी देख के। मौलवी साहब इनका हाथ पकड़ते हैं और इन दोनों को लेके घर के बाहर आ जाते हैं बिल्कुल शांति से। ये घर को बाहर से ताला लगाते हैं और फिर मौलवी साहब के साथ ये उस जगह जाते हैं जहाँ पे मौलवी साहब इन सब चीज़ों का थोड़ा इलाज वगैरह क्या करते हैं। वहाँ पहुँचने तक यासिर और ताहिर के आंसू लगातार बह रहे होते हैं। 30 और 27 साल के छोटे बच्चे नहीं होते, पर अपनी माँ को इस हालत में देखना हर किसी की बस की भी नहीं होती। मौलवी साहब इनको अपने यहाँ बैठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद इनको बताते हैं, देखो ये बातें अब छुपाने वाली नहीं है, तुम्हारी माँ के अंदर एक जिन है और ये जिन किसी न किसी ने उनके अंदर डाला है काले जादू से। ताहिर और यासिर के पास कोई भी नहीं था, ना कोई रिलेटिव, अपना खुद का बाप भी नहीं था और माँ उसके ये हाल है। ये मौलवी था जिनको पहले से जानते थे। ये मौलवी साहब के पैर पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि मौलवी साहब प्लीज़ हमारी माँ को ठीक कर दो, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है इनके अलावा। और उसके बाद वो फूट फूट के रोते हैं। मौलवी साहब उनको कहते हैं कि देखो सब ठीक होगा, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मौलवी साहब इनको 2 दिन बाद की डेट देते हैं। वो कुछ ना कुछ तो उनको भरोसा था कि मौलवी साहब करेंगे, पर अब इनको 2 दिन उस घर में बिताने थे। आज वेंसडे था और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन उन्होंने काटने थे और ये लोग बहुत घबराए हुए थे। मौलवी साहब इनको बोलते हैं कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ
तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम डरना मत, हिम्मत करना, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। अब ये लोग घर पहुंचते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर से ताला लगा के गए होते हैं, तो ये खोलते हैं गेट को। पर जब ये बाहर से ताला खोलते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर तो भैया अंदर से लॉक्ड है गेट तो घर का। अब ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि घर की जो चाबी ये तो लेके आए नहीं होते, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि अंदर से इनकी माँ लॉक कर देगी। अब ये बड़ी देर तक घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद यासिर बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं उसी की दीवार पे चढ़ के छत पे चले जाता हूँ और छत से मैं ममटी शायद खुली हुई होगी वहाँ से अंदर आ जाता हूँ। तो यासिर बस वो लटकते पटकते दीवार से छत पे चढ़ जाता है। वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करता है और ममटी का दरवाज़ा फॉर्चुनेटली खुला होता है, वहाँ से नीचे उतरता है। अब वो जब नीचे उतरता है उसको अपनी माँ के कमरे से ना आवाज़ आ रही होती है गुनगुनाने की, और उसको बहुत ही डर लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद वो किसी तरह फटी में अपना जाता है नीचे घबराहट में और दरवाज़ा खोलता है मेन डोर, और फिर ताहिर भी अंदर आ जाता है। दोनों भाई अपने फ़ोन की लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद ये अपने माँ के रूम में जाते हैं डरते डरते, बड़े हल्के हल्के। अब जब ये अपनी माँ के रूम के सामने पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुला होता है और जस्ट दरवाजे के सामने ना एक शीशा होता है, ड्रेसिंग टेबल होती है वहाँ पे। ये देखते हैं कि इनकी माँ ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी है और मुंह में ना कुछ मुरमुरा रही है, वो कुछ बोल रही है, गा रही है, पता नहीं, बहुत ही क्रीपी और बहुत ही स्केरी हरकत कर रही होती है कुछ। ये थोड़ी सी हिम्मत करके लाइट मारते हैं और जब ये अपनी माँ पे लाइट मारते हैं ना, ये देखते हैं कि इनकी माँ ने अपने पूरे बाल काट चुके हैं, पूरे ख़त्म, और काटे भी ऐसी बेदर्दी से है ना, कोई तरीके से नहीं कटे वो बाल, वो चाकू से ही अनशन अनाप शनाप पूरे बाल काटे हुए। इन बेचारों को इतना डर लगता है कि इनकी सिसकी निकल जाती है डर के मारे। तो इनकी माँ सुन लेती है और जैसे ही इनको देखती है वो रोते इनके पास आती है और इनसे गले लग पड़ती है और फिर फूट के रोती है। ताहिर, यासिर और इनकी माँ ये तीनों ज़मीन पे बैठ जाते हैं और बस एक दूसरे को देख के बेबसी में बस रो रहे होते हैं। फिर एकदम से इनकी लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है, क्योंकि वो इतना डरावना सीन लग रहा होता है कि इनको समझ नहीं आ रहा होता ये असली में हो रहा है, कोई बुरा सपना देख रहे हैं। मौलवी साहब ने इनको होली वाटर दिया होता है, आबे जमजम का पानी दिया होता है, तो वो अपनी माँ को थोड़ा सा पिलाते हैं और वो पानी पीने के बाद जैसे होता है ना एकदम से आपको जलन हो रही है सीने में और वो पानी पीते ठंडक सी हो जाती है, तो वैसे ही देखते हैं कि इनकी माँ जो है थोड़ी शांत हो गई है और थोड़ी रिलैक्स हो गई है वो। उसके बाद वो थोड़ा सा खाना खा के रूम में जाके सो जाती है। अब इनकी माँ तो सो जाती है, पर ये डर के मारे इनकी होश उड़े होते हैं, इनकी नींद भी सब गायब होती है। ये सारी घर की लाइट जला देते हैं और फिर किसी तरह से वो रात काटते हैं। दोस्तों, एक दिन बीत जाता है किसी तरह से। अब ये दूसरा दिन शुरू होता है। ताहिर बताता है ये दिन तो पहले वाले दिन से भी ज़्यादा खतरनाक और इनके लिए सही मायनों में भयानक था। अब रात को क्योंकि दोनों सोए नहीं होते हैं, तो सुबह जाके यासिर की आंख लग जाती है। वो रूम में सो रहा होता है, ताहिर को नींद नहीं आई होती। ताहिर सोचता है कि यासिर के उठने से पहले मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूं, कुछ खा पी लें। अब जब वो किचन में जाता है ना, उस टाइम पे यासिर भी सो रहा होता है और उसकी माँ भी अपने कमरे में बिल्कुल शांति से सो रही होती है। अब वो अंडे वगैरह फेंट वेट रहा होता है कि तभी उसको यासिर की ना एकदम से चीखने टाइप की आवाज़ आती है। कुछ तेज तेज बोल रहा होता है वो, तो एकदम से उसका ध्यान जाता है। उसके यासिर के रूम तक जाने तक वो देखता है यासिर खुद अपना कंधा पकड़ के बाहर को आ रहा है और चिल्ला रहा है वो कि पागल हो गई है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। यासिर के पीछे पीछे उसकी माँ भी चलते चलते आ रही होती है। यासिर बताता है ताहिर को कि ये मम्मी ने मेरा ये पट्टी, जो चाकू घोपा था, इन्होंने पट्टी निकाली और पट्टी निकाल के मेरे घाव से खून जो बह रहा था उसको चाट रही थी ये। वो तो एकदम से मेरी आंख खुली दर्द से, मैंने देखा ये मेरा खून पी रही है। यासिर ये बात ताहिर को बताता है। ताहिर हैरान हो जाता है, पर इनकी माँ जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो, बिना कुछ रिएक्ट करे वो अपने रूम में चले जाती है। और यासिर, उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसकी तो हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। ताहिर बताता है कि मैंने भाई बस यासिर का हाथ पकड़ा और आंखों में उसे बोला कि तू शांत हो जा, एक दिन की बात है, शांत हो जा, बस तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है क्या हो रहा है। पर मौलाना साहब ने कहा था ये हमें कुछ करेगी नहीं, डरना नहीं है, बस शांत। उसके बाद ताहिर नॉर्मल, ही ऑल्सो ट्राइज टू बिहेव नॉर्मल। उसके बाद वो नाश्ता प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करने के बाद वो अपने माँ के पास जाता है बोलने के लिए कि नाश्ता है मम्मी, थोड़ा नाश्ता कर लो। पर वो देखता है कि उसकी माँ कमरे से बिल्कुल बाहर निकलती है, नहा धो के एकदम बिल्कुल रेडी होके, जैसे कुछ होगा, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। एक सेकंड के लिए इन दोनों बच्चों को लगता है कि अरे ये तो वही माँ है हमारी जो वो डिनर पे गई थी ना उस दिन 2-2.5 महीने पहले, जब हम गए थे हार पहन के। ये बिल्कुल बस वैसी ही है, एकदम नॉर्मल। एक पल के लिए वो खुश हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं वो। अब वो सीधे बन ठन के आती है और बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है और किचन में लंच बनाने लगती है। अब ये दोनों बाहर डर के मारे घबराए हुए तो हैं, अब एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों में इनका चल रहा है क्या है भाई,
क्या चल रहा है, बट इनको पता था कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब भी ऐसा कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, कुछ खतरनाक ही हो जा रहा है उसके बाद। बस अब वो ये सोच रहे थे कि यार आज का दिन कट जाए, कल का टाइम मौलाना साहब ने दिया है, कुछ तो करेंगे वो। और बस ये दे वर प्रेइंग कि बस यार जो भी है ऊपर वाले हमारी माँ को ना पहली जैसी बना दे, हमें कुछ नहीं चाहिए इधर से, हमें नाम पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी माँ हमें लौटा दे। दिस वॉज द ओनली इमोशन दैट वॉज गोइंग थ्रू ताहिर्स माइंड। अब ये लोग लंच करते हैं, लंच वगैरह सब नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई फिशी नहीं, पर ये दोनों बस शांति से बस चुपचाप खाते और बैठ जाते हैं। इसके बाद लंच वंच बना के खुद भी खाती है इनकी माँ, इनको भी खिलाती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और रूम में फिर आराम करने लगती है। अब ये दोनों बिल्कुल जैसे जिस पोजीशन में लोग बैठे होते हैं ना सोफे में, वैसे ही बैठे रह जाते हैं, ये हिलते तक नहीं है और बस ये वेट कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। खामोशी को तोड़ने के लिए ना, इतना खामोशी होती है उस घर में, उसको तोड़ने के लिए यहाँ से टीवी चला देता है। टीवी की आवाज़ थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है दोस्तों। अब शाम जब हो जाती है तो ये देखते हैं यार 3-4 घंटे हो गए हैं और मम्मी रूम से बाहर नहीं आई और ना ही रूम से कोई आवाज़ आ रही है। तो एक बार यार चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। अब दोनों में से जाए कौन अंदर, घबराहट भी हो रही है। खैर ताहिर उसके बाद बोलता है मैं देख के आ रहा हूँ, चल कोई नहीं। ताहिर जाता है अंदर, हल्का सा दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद जो वो सीन देखता है भाई, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है उसकी माँ ने मिड्डी पहनी है और वो बस खड़ी थी और जहाँ वो खड़ी थी वहाँ उनसे ब्लड ड्रॉप हो रहा था। उनके कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे, फ्लोर में पूरा ब्लड ही ब्लड था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ताहिर बाहर जाता है और यासिर को बुलाता है, बोलता है यार अंदर जाके देख, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। अभी दोनों देखते अपनी माँ को और वो देखते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड सा निकल रहा है। अब ये दोनों बेचारे कितना अजीब इनको लगा होगा, पर वो आपस में फिर ये डिस्कशन करते हैं कि शायद मम्मी को पीरियड्स हो गए हैं और इनकी जो हालत है शायद ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये बड़ा घबराते जाते हैं, बोलते मम्मी मम्मी, तो उसकी माँ कोई रिएक्ट नहीं करती। फिर ये उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको फिर वॉशरूम लेके जाते हैं क्लीन करने के लिए। और जब वो उनको वॉशरूम लेके जाने लगते हैं उसकी माँ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाती है, बिल्कुल मतलब होता है ना एकदम बस आंखें खुली हैं पर बिल्कुल शरीर में कुछ है ही नहीं। अब तुम रोबोट हो, जहाँ ले जाना चाहो ले जाए ऐसे। तो वो फिर बाथरूम ले जाते हैं, फिर उन्हें कपड़े चेंज करते हैं, पूरा उनको पानी से क्लीन करते हैं और फिर उनको दूसरे साफ कपड़े पहनाते हैं। ताहिर बताता है कि क्या ही बचा था और देखना है इसके लिए ना, एक बेटे का एक माँ के लिए अब क्या ही बचेगा। और इतना ये लोग बेचारे इतने हेल्पलेस थे, ना तो इनकी कोई मौसी थी, ना कोई चाची थी, कोई रिलेटिव नहीं था। वो मदद मांगते तो किससे मांगते, मौलाना साहब को छोड़ के इनके पास कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और सबसे गलत तो ये था कि मॉम के साइड के भी कोई भाई बहन वगैरह कुछ थे ही नहीं। नाना नानी को मरे हुए अरसा हो चुका था और ये इकलौती बेटी थी, कोई ना आगे भाई है ना बहन है, नहीं तो किसी ना किसी से बेचारे मदद तो मांग ही लेते। अब जब उनको कपड़े वगैरह फिक्स कर दिए ताहिर ने, तो उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं रूम में और रूम में उनको आके लिटा देते हैं। जब वो लिटाते हैं तो थोड़ा उनका होश वापस आता है और फिर वो रोने लगती है और रोते रोते इस बार वो ताहिर यासिर के बाप को कोस रही होती है कि इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों को अकेला कर दिया, मेरी बद्दुआ लगेगी इससे। और बस वो कंटिन्यूसली ना रोते रोते उनको कोसे जा रही होती है। अब ये दोनों बेचारे अपनी माँ के साथ बैठे हैं और बस ये एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि बस ऊपर वाला कल हम पे रहमत करे, है ना, हमें थोड़ी सी ताकत दे और बस ये हमारी माँ को बस ठीक कर दे। उनकी माँ को पैरों में दर्द होने लगा और फिर धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता रहा। और एक ना पैटर्न है दोस्तों जो ताहिर बताते, उसने भी नोटिस किया था, आपने भी नोटिस किया होगा, या तो इनकी माँ को पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और या तो फिर वो बिल्कुल पोजेस होके पागलपन, ये बिल्कुल वायलेंट और ऐसी हरकतें कर रही होती है। और जब वो ऐसी हरकतें कर रही होती है उसको बिल्कुल पेन नहीं हो रहा होता। तो ये भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब खैर पूरी रात इन्होंने काटनी थी, इसी बीच इन्होंने थोड़ा अपनी माँ को खाना भी खिला दिया था। अब पूरी रात जैसे तैसे निकल जाती है। फाइनली सुबह होते ही उजाला होते ही इन्होंने मौलवी साहब को फ़ोन किया और मौलवी साहब ने 11 बजे आने के लिए बोला। 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 घंटे इनके लिए 5 दिन बराबर थे। एक एक सेकंड इनको पे भारी पड़ रहा था। अच्छा, सबसे सरप्राइजिंग बात कि जब ये लोग मौलवी साहब के पास अपनी माँ को लेके जा रहे होते हैं, सुबह इनकी माँ काफ़ी हद तक ठीक थी, उनको तकलीफ़ थी पर बहुत कम, और ये पागलपन, एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। अब जब ये मौलवी साहब के यहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि मौलवी साहब के बगल में एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे हैं और वो बड़े अलग से दिखते हैं। उनकी सफ़ेद लंबी सी दाढ़ी है, चेहरे पे काफ़ी दाग धब्बे, और उनकी जो खाल है वो एकदम एब्रेसिव हो चुकी है, मतलब बिल्कुल होता है ना रफ है वो चेहरा, ऐसा मानो जैसे पूरी दुनिया की नेगेटिविटी सोख चुका हो। पर उनकी आंखों में एक
अलग शांति सी थी, जैसे बिल्कुल नशीली सी आंखें हों कि उनमें बिल्कुल खो जाएं। मौलवी साहब कुछ नहीं बोलते और इनकी माँ को उन बुज़ुर्ग व्यक्ति वो जो होते हैं उनके आगे बैठा देते हैं। वो बुज़ुर्ग आदमी बस आंखें बंद करता है और वो कुछ मन ही मन में पढ़ने लगता है। अब वो बुज़ुर्ग आदमी पढ़ते 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 एक ऐसा शब्द बोलता है कि एकदम से इन दोनों भाइयों के कान खड़े हो जाते हैं। नफीस कालीन, नफीस कालीन, हसीन हार, हसीन हार। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन होता है खूबसूरत कालीन और सुंदर हार। और ये जो दो शब्द थे ये वो बार बार मुरमुराने लगे। वो जो बुजुर्ग इंसान थे वो कुछ मुरमुराते और बीच बीच में हार और कालीन ये दो शब्द वो बोलते थे और यही दो शब्द थे जो उन दोनों भाइयों के समझ में आ रहे थे। अब जैसे जैसे वो मुरमुराना और उनका बोलना कंटिन्यू रहा वैसे ही इनकी माँ ना थोड़ी अलर्ट होती गई। साफ पता लग रहा था कि उसका शरीर ना कस रहा है, अलर्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जब वो हंसने लगी और वो हंसी उनकी अपनी आवाज में नहीं थी, वो कुछ अलग ही आवाज में किसी तीसरे इंसान की तरह से हंस रही थी, बहुत ही डीप और हैवी वॉइस में। वो हंसती और फिर एकदम से रुक जाती और फिर एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करके पहले एक को देखती, फिर दूसरे को देखती, फिर वो दूसरे को देखती, फिर दूसरे को देखती। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो इरिस्पेक्टिव वो बस वो पढ़ते जा रहे थे, जो भी उनके मुंह में था वो पढ़ते जा रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब भी बगल में उनको ज्वाइन कर लेते हैं। वो कुरान को अपने सामने रखते हैं और फिर कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। और इसी बीच वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो पूछता है उनसे, चल बता अब बता कहाँ से आया है, किसने भेजा है तुझे, बता। अब इन सब के बीच में उसकी माँ या उसकी माँ के अंदर का वो जिन बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। वो बहुत ही फील हो रहा होता है कि जैसे वो कुछ चाह रहा है करना पर वो कर नहीं पा रहा है। और इसी बीच वो बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं, बता किसने भेजा है, कहाँ से आया है तू। मुदस्सर ने भेजा है, घर तोड़ने भेजा है, इसको खत्म करने भेजा है, खत्म करके काम करके जाऊंगा, खत्म करके काम करके जाऊंगा। दोस्तों जैसे ही वो जिन या उनकी माँ ये बात बोलती है, मौलवी साहब और वो बुजुर्ग व्यक्ति वो दोनों के दोनों सीधे इन दोनों भाइयों को घूरते हैं। और उनके घूरने में साफ समझ में आ गया था उन दोनों भाइयों को कि वो जानना चाह रहे कि भाई ये मुदस्सिर कौन है। उनके बिना मुंह से पूछे ये खुद ही बोलने लगते हैं, मौलाना साहब मुदस्सिर तो मेरे चाचा हैं और आखिरी दफ़ा मैं उनसे घर के जिस दिन हमारा हाउस वार्मिंग था उसी दिन मिला था। बस मौलवी साहब और वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कहते, वो पता नहीं साइड की तरफ को देखते हैं। मुंह ताहिर बताता है कि वो अपना मुंह ऐसे साइड को करते हैं और कुछ बोलते हैं वो साइड को मुंह के अंदर। और जैसे वो करते हैं उनकी माँ एकदम एग्रेसिव हो जाती है और वो अपना सर पकड़ के ज़मीन पे मारने लगती है। अब दोनों भाई देखते हैं माँ को तो उसको पकड़ने के लिए ऐसे खड़े होते हैं तो एकदम से वो हाथ कर देते हैं बुजुर्ग व्यक्ति कि नहीं बैठो, शांत रहो। अब ये बेचारे यार दर्द तो बहुत हो रहा होता है इनको, वो अपना सर जमीन पे मार रही है, धाड़ चिल्ला रही है, फिर मार रही है, धाड़ फिर हंस रही है, फिर मार रही है। वो साफ पता लग रहा था कि जिन इनकी माँ को जो है तकलीफ पहुंचा रहा है, पर इनको वहाँ पे बैठना था क्योंकि इनको भरोसा था कि वो जो भी है ना वो बुजुर्ग आदमी कुछ तो है भाई, वो कुछ तो कर रहा है जो कि इस चीज़ से इनको छुटकारा दिलाएगा। अब इसके बाद मौलवी साहब और वो बुजुर्ग आदमी वो बस मनी मन में वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। मतलब मौलवी साहब तो कुरान पढ़ रहे होते हैं और बुजुर्ग आदमी मनी मन में वही कह लीजिए मंत्र कह लो या कुछ भी चीज़ कह लो वो पढ़ रहे होते हैं अंदर अंदर। और वो जो उनकी माँ की बॉडी में जो जिन होता है वो साफ दिख रहा होता है कि वो तड़प रहा है, वो तड़पते जा रहा है। थोड़ी देर में दोनों भाई देखते हैं कि उनकी माँ का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो फिर से ब्लीड करने लगता है। पर ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलते नहीं है क्योंकि ये जितने बार भी हिल रहे होते हैं उतने बार वो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी वो जो प्रेयर वो पढ़ रहे होते हैं वो हर बार टूटती है। और ये लोग कहते हैं जितने बार वो प्रेयर रुकती है ना तो ये देखते हैं कि वो जिन थोड़ा हावी सा होने लगता है। इनको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता पर ये बताता है कि करीबन 1 घंटा भाई वो चला और 1 घंटे तक ना वो मतलब वो पूरे टाइम उनकी माँ जो है वो अजीब सी आवाज़ में, कभी नॉर्मल आवाज़ में, कभी पतली आवाज़ में, कभी हंस रही है, रो रही है, फिर कभी अपना सर मार रही है, कभी बाल खींच ऐसे वो होते हैं ना छोटे छोटे बाल काट तो दिए ही हैं, गुच्छे गुच्छे नहीं रह गए, वो नोच दे रही है, कभी ऐसे चिंगुरे मार रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी मार रही है, कभी ताली बजा रही है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल उस जिन ने ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसकी जिन की अब हालत हो गई है टाइट। अब वो बिल्कुल मतलब फंस गया है वो और बस वो मतलब तड़प रहा है वो जिन। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसको इतना गुस्सा आता है जिनको कि वो अपनी इसकी माँ का जो सर है ना वो लेके धाड़ जमीन पे मार दो, इतने ज़ोर से उनको लगती है सर पे कि वो अनकॉन्शियस होकर वो गिर जाती है वहाँ पे। जब वो बेहोश हो जाती है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति इनको बताते हैं ये कोई मामूली जिन नहीं है, ये बेटा 13-14 साल का एक बच्चा जिन है।
इसको बचपन में ही कैद कर लिया था और ये इन्हीं कामों के लिए, मारने के लिए, जान से मारने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शुक्र है अल्लाह का कि किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मौलवी साहब इनको ऐसी 2-3 चीज़ें बताते हैं जिसका तो ये कभी सपने में सोच ही नहीं सकते थे। ये बताते हैं एक कालीन और एक हार। कालीन खूबसूरत सा, और जैसा वो कालीन है दोस्तों फोटो मैंने लगाया है, एग्जैक्ट वो बताता है कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने। और एक हार, और वो बोल रहे हैं कि वो हार का ना, तो वो जो स्टोन्स टाइप के थे वो एग्जैक्ट बता दिए उन्होंने, इतने थे, इतने नग थे, ऐसा था वैसा था, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि वो जो हार था और जो कालीन था उस पर जादू टूना करके वो तुम्हारे घर पे लाया गया था। कालीन और दूसरा वो हार, स्पेशली जो हार तुम्हारी माँ ने पहना, ये दोनों चीज़ों में भयंकर काला जादू किया गया था और उन चीज़ों के थ्रू ही इस जिन को उनके शरीर के अंदर डाला गया। ताहिर बताता है कि वो मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसके कान में बातें घुस रही हैं, जा रही हैं, वो माँ को देख लिया उसने, बेहोश पड़ी है, लथपथ, नीचे पूरा खून खून, और क्या तो देख लिया उसने। 2-3 हफ्ते में उसने ज़िंदगी को अलटते पलटते देख लिया, तो उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। पर अभी भी ऐसी एक चीज़ उसको पता लगनी बची हुई थी, अभी भी, जिसके बाद उसका इस दुनिया से विश्वास उठने वाला था। वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं ये जादू एक का करा नहीं है, ये तेरा सिर्फ चाचा नहीं है, तेरी चाची और एक आदमी और दिख रहा है। वो आदमी मूंछ है उसकी, चौड़े कंधे, खड़ा होता है तो इतना ऊंचा है, यहाँ के बाल सफेद है, यहाँ के बाल कम है, यहाँ पे एक तिल है, यहाँ पे एक कट है, और धीरे धीरे उन्होंने पूरा उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया। और वो आदमी दोस्तों और कोई नहीं, इनका अपना सगा बाप था, इनका खुद का बाप। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने डॉट बाय डॉट, फीचर बाय फीचर पूरा चेहरा इनके पिताजी का एज इट इज बता दिया था, और इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ताहिर और यासिर दे वर फिनिश्ड, वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि अभी तक वो बस यही सोच रहे थे कि इनकी माँ ऑब्वियसली शी वॉज इनोसेंट, पर उनको यही था कि इनके बाप के लिए भी किसी ने जादू टूना कर दिया और उनका दिमाग घुमा दिया है। वो ऐसे इंसान थे ही नहीं और ना कभी हैं, और अंदर ही अंदर इनको होप थी, उम्मीद थी कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इनका बाप इनको दोबारा अपना लेगा, इनकी माँ को अपने पास बुला लेगा और ये लोग प्यार से साथ में रहेंगे। बट ये जानना कि इनके बाप ने ही खुद कराया ये, दे वर हार्ट ब्रोकन। पर जब तक ये चीज़ समझ पाते, रोने से उनको मतलब उनका थोड़ा सा रिलीफ मिलता रो के, तब तक मौलाना साहब ने कहा कि हमने जो करना था हम कर चुके हैं, अब तुम्हारी माँ ठीक होनी चाहिए, पर ख्याल रखना अभी ये घर के बाहर ना जाए, और ये ताबीज़ है, ये ताबीज़ इनको पहनाओ, और ये एक ताबीज़ है जो अपने घर के दरवाजे पे बांधना, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए खास तौर से अभी 2-3 दिन और जो बचे हैं, मतलब कि पीरियड्स के जो दिन बचे हैं, 2-3 दिन और जो बचे हैं, इसमें इनको बचाना है तुमने। अब वो जो ताबीज़ है वो हाथों हाथ उनकी अपनी माँ को पहना देते हैं, और दूसरा गेट के लिए जो कुछ बना के देते हैं, उसकी फ़ोटो भी मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, मेरे को भेजी उसने। मौलाना साहब उनको हल्की सी स्माइल करते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर ये अपनी माँ को ले जाके गाड़ी में बिठाते हैं। फिर ये लोग घर आते हैं, और घर में आते हैं पहले अपनी माँ को क्लीन वगैरह करते हैं, उसके बाद खुद नहा के सब कुछ करके फिर ये लोग दरवाजे पे वो बांध देते हैं। अब 1-2 दिन तक ये अपनी माँ को मॉनिटर करते हैं, पर इनकी माँ ना धीरे धीरे अब रिकवर करने लगती है। ऑल्दो उसको बहुत वीकनेस हो रही होती है, घुटनों में भी दर्द होता है, पर उतना दर्द नहीं हो रहा होता कि ये दर्द के मारे चिल्ला दे। और सबसे मेन बात कि अब वो दोबारा से खाना खाने लगती है, उनकी जो भूख होती है ना वो वापस आ चुकी होती है। तो ये लोग बड़े मतलब रिलीफ, बहुत ही रिलीफ हो जाते हैं इनको। अब जब ये 2-4 दिन ये थोड़े बेटर हो जाते हैं ना, अब इन दोनों भाइयों के दिमाग में वो कीड़ा दौड़ने लगता है। हम पता तो करें कि हमारे खुद के बाप ने हमारे साथ ये सब क्यों करा, हमने ऐसा क्या कर दिया था, और क्या वो जो प्यार दिखाते थे ये सब क्या झूठ था क्या। तो उनके ना कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे अपने बाप से कांटेक्ट करें। डर भी लग रहा था इनको कहीं फिर से कुछ ऐसा ना कर दें। तो इनको याद आता है कि इनके पिताजी के एक दोस्त है, और वो जनरली एक बड़े भले टाइप के इंसान थे। तो ये दोनों उनके पास जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारी माँ के लिए कुछ उन्होंने काला जादू वगैरह भी कराया है, और हम श्योर हैं कि उन्होंने कराया, हम गारंटी ले सकते हैं उन्होंने कराया। तो उसके बाद वो बताते हैं कि बेटा ये तो तुम्हें जो चीज़ें पता हैं ये हैं, पर तुम्हें अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना, तुम हैरान होने वाले हो। वो अंकल बताते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तो शादी कर चुके हैं तुम्हारी चाची की बहन से, और उसी चक्कर में जो भी उन्होंने किया सब कुछ उस औरत के चक्कर में ही किया है।
और जब उन्होंने सब चीज़ें करी तो बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ उनके फ्रेंड सर्किल में, कम्युनिटी में सबको पता है, हर जगह थू हो गई उनकी। मैंने खुद बेटा उसके बाद से दोस्ती खत्म कर दी इससे, क्योंकि वो उस औरत को लेके पागल सा हो गया था। ताहिर बताता है कि भाई मैं उस समय समझ गया था कि मेरा बाप इस उम्र में उसके प्यार में पागल हो गया। उसके बाद उसने शायद पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि मेरी माँ को किस तरह मार दे, और मारने के बाद वो उसको हमारी माँ बना के ले आए। पर जब उसकी माँ जो है हमारी मरी नहीं तो उससे पेशेंस रहा नहीं, तो उसने फिर ये जो चीज़ें पूरी प्लानिंग करके हमें घर से बाहर निकाल दिया, और बस ये सारी चीज़ें हमारे लिए करी ताकि ये हमें मार दे या हम इसे मार दें या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, हम खत्म हो जाएं। और इनकी जो चाची भी थी ना, वो ना बड़ी मनी माइंडेड लेडी थी शुरू से ही, और साफ इन दोनों को पता चलता था कि इनके पैसे या इनके जो ये बिजनेस वगैरह है इस पर उनकी नज़र है, तो वो तो चाहेगी उसकी बहन आ जाए। तो इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में दोस्तों इनका पिताजी, इनका बाप, पिताजी बोलने का मन भी नहीं कर रहा, इनका बाप, इसकी चाचा, इसकी चाची और चाची की बहन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। और ये मतलब कितनी भयानक कहानी, आप बोल रहे थे ना हॉरर कहानी नहीं है भैया, ये लो हॉरर मेरे को सुनाने में अभी रात के 3:17 हो रहा है, कैसा मेरी मतलब लिटरली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए ना इस कहानी सुनाने के लिए। क्योंकि जब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ ना दोस्तों, मैं पूरा विजुलाइज करता हूँ, तभी मैं इतने इमोशंस के साथ सुना सकता हूँ। तभी आप लोग कहते हो ना ऐसी कहानी कोई नहीं सुनाता भाई, क्योंकि मैं पूरा 2-3 घंटे लगा के आई इमेजिन इट कम्प्लीटली कि ऐसा सीन के बीच में हूँ मैं, तब मैं आपको कहानी सुना पाता हूँ। सो दोस्तों बस ये थी ताहिर यासिर की कहानी, एंड आई होप आपने यहाँ तक कहानी सुनी होगी। अब मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में अगले हफ्ते। और हाँ, जो मैंने ट्रेडिंग का बताया था, ट्रेडिंग दोस्तों अमेजिंग चीज़ है, पर बहुत पढ़ के समझ के सेफली करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, उसमें तो बहुत रुपए भी मिल रहे हैं डेमो में, वो करो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, फ्री के तो पैसे हैं भाई, नकली पैसे ही तो हैं। सीखो, ऐसे सीखता है आदमी, बट इसको गेम की तरह नहीं खेलना, समझ के सोच के करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। बाय।